This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में केवल 4 दिन बाकी हैं। बिहार का रण खास तौर पर दिलचस्प हो गया है क्योंकि 2 सीटों पर लालू प्रसाद, जो आरजेडी के पैट्रियार्क हैं, गॉडफादर हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वो 2 सीटें हैं पाटलिपुत्र और सारण, जहां से उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दम ठोक रही हैं। इस पर बात करेंगे हम आनंद कुमार के साथ, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल, 2 सीटों पर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी के लिए, पाटलिपुत्र और सारण में। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले हम लोग सारण की सीट की बात करते हैं। तो सारण की सीट की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि तो रही ही है। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से आप इसे भिखारी ठाकुर की भूमि भी कह सकते हैं। पुराने जमाने में इस सीट को छपरा कहा जाता था और इस छपरा वाली सीट से 4 बार लालू प्रसाद यादव जो हैं वो सांसद रह चुके हैं। अब 4 बार अगर किसी सीट से कोई व्यक्ति सांसद रह चुका हो तो उस सीट को वो अपनी बपौती समझने लगता है। तो यही इस सीट के साथ हुआ है। 4 बार इस सीट पर जो वो जीत चुके, इसकी वजह से उन्होंने मान लिया था कि ये सीट उनकी ही रहेगी। उनसे पहले ये कांग्रेस की सीट होती थी और उनके बाद भी ये किसी और की सीट हो सकती है, ये उन्होंने सोचा नहीं था। तो 2014 के चुनाव में क्या हुआ कि 2014 के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी जी को इस सीट पर पछाड़ दिया। उसके बाद फिर परिवार को ही, अब जैसा छोटी पार्टियों में होता है तो सारी सीटें तो परिवार को देनी होती हैं। तो इस सीट को सुरक्षित सीट मानते हुए अगले चुनाव में ये सीट उनके समधी चंद्रिका प्रसाद को दी गई। चंद्रिका प्रसाद लड़े राजीव प्रसाद रूडी से 2019 में और वहां से इस बार वो फिर से हार गए। तो जो आपके राजीव प्रसाद रूडी हैं वो एक बार जो है लालू यादव की पत्नी को हरा चुके हैं, एक बार लालू यादव के समधी को हरा चुके हैं। अब वो लालू यादव की बेटी के सामने है और इस बार फिर से हारने की संभावना लालू प्रसाद यादव की बेटी की ही है, क्योंकि जैसा कि माना जा रहा है अभी तक, अगर आप कभी सारण गए हो, इस पूरे इलाके में, छपरा वगैरह इलाके में कभी घूमे हो, तो आपको बड़े आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि करीब करीब 46 से 50% जो वोट है वो अभी भी राजीव प्रसाद रूडी के हक में जा रहा है। और अगर लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं वो बहुत ज्यादा ले भी आई तो वो 35% के आसपास कहीं वोट ला पाएंगी। जी, ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी आप जोड़ सकते हैं। तो आगे हम लोग कैसे ये बंटवारा हम कर रहे हैं प्रतिशत का, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जरा पाटलिपुत्र सीट के बारे में थोड़ा बैकग्राउंडर बताइए, पृष्ठभूमि बताइए उसके भी। हाँ, पाटलिपुत्र सीट के बारे में भी आप अगर देखेंगे तो पाटलिपुत्र सीट के बारे में भी आपको फिर से यही होता हुआ दिखाई देगा। ये भी नाक की लड़ाई है। अब नाक की लड़ाई क्यों है? इसलिए है क्योंकि किसी जमाने में रामकृपाल यादव जो थे वो बड़े करीबी माने जाते थे लालू प्रसाद यादव के जी। और उनसे पहले जो थे वो दूसरे जो लालू प्रसाद यादव के करीबी थे वो भी यहाँ पर से चुनाव लड़ रहे होते थे जी। यहाँ भी वही हुआ है कि छोटी पारिवारिक पार्टियों में जो है वो अपने ही खानदान वाले को सीट देने की कोशिश की जाती है और इस तरह से जो है ये जो है मीसा भारती को वो सीट देना चाह रहे थे। तो अब हुआ क्या था कि 2009 में राजद से ही निकल करके जदयू में गए थे रंजन यादव, और रंजन यादव ने इसी सीट पर लालू यादव को पछाड़ दिया था जी। बाद में आगे चल के जो आपके रामकृपाल यादव हैं, जो कि अगेन फिर से लालू यादव के ही करीबी नेता माने जाते थे, वो चाहते थे कि पाटलिपुत्र सीट से लड़ें, लेकिन लालू यादव अपने ही परिवार वाले यानी मीसा भारती को, बेटी को ये सीट देना चाहते थे। तो उन्होंने फिर से कोशिश की, इस बात पे झगड़ा हुआ, बहस बढ़ी और रामकृपाल यादव जो है वो राजद छोड़ करके और चले आए भाजपा में। अब भाजपा सीट से पिछली 2 बार भाजपा के टिकट पर पिछली 2 बार वो मीसा भारती को पटखानी दे चुके हैं। और तीसरी बार जैसी स्थिति है, अभी जैसी स्थिति देखिएगा, अगर आप पटना कभी आते हैं तो पटना का जो शहरी क्षेत्र होता है वो ज्यादातर पाटलिपुत्र के एरिया को कवर कर लेता है। इस क्षेत्र में अगर आप घूमेंगे और लोगों से पूछेंगे तो ठीक पटना स्टेशन से बाहर निकलते ही, पटना का जो जंक्शन है वहां से बाहर निकलते ही वो मकान पड़ता है जहां परंपरागत रूप से, मतलब पारिवारिक रूप से रामकृपाल यादव रहते आए हैं। वहीं पास में एक गली है और आप आसपास के लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी छोटे से छोटी दुकान का उद्घाटन हो,
भले आपने बिल्कुल समझ लीजिए कि 6x3 का आपने एक कुछ कमरे जैसा किराए पे लिया और उसमें आपने छोटी सी दुकान खोली है और आप चाहते हैं कि उद्घाटन में नेताजी आ जाएं, तो आप अगर पहुंच जाएंगे रामकृपाल यादव के पास और कह देंगे कि भैया जी मेरे दुकान पे आके उद्घाटन कर दीजिए, तो अगर वो रामकृपाल यादव उस दिन पटना में मौजूद होंगे तो वो आपको कभी ना नहीं कहेंगे, वो कूद करके आ जाएंगे और आपकी दुकान का फीता भी काट जाएंगे, कुछ सामान भी वहां से खरीदेंगे। ये जो यथासंभव लोक व्यवहार होता है उसमें ये बहुत ही कुशल है। ये जो जन जन से संपर्क की बात आपने कही वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत और महत्वपूर्ण है, ये क्योंकि लालू इसलिए भी परिवार के महत्वपूर्ण है, सदस्यों से देखेंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों बेटियां जो हैं वो पैराशूट कैंडिडेट हैं, खासतौर से अगर अगर योगी लालू यादव परिवार के मामले में आप देखेंगे तो लालू यादव परिवार के करीब करीब सभी लोग बिल्कुल जिनको अकड़ू और नकचढ़ा माना जाता है वैसे हैं। भारी पुलिस सुरक्षा और बाकी चीजों में ये लोग रहते हैं और कोई आम आदमी चाहे और इनसे मिल ले ये बड़ा ही मुश्किल है। इवन अगर आप लालू यादव से मिलना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि आप लालू यादव से जाके मिल जाएं। जबकि लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि जमीन से जुड़े नेता हैं, गिनती हिसाब किताब बहुत कुछ उनको पता होता है। तो अब जैसे पाटलिपुत्र सीट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। लाला जिस कास्ट समुदाय को कहते हैं, कायस्थ समुदाय जो होता है, उनका अगर आप देखें कि उनकी गिनती कहाँ ज्यादा है तो सिर्फ पटना में उनकी आपको गिनती दिखेगी, ऐसी गिनती जो कि चुनावों को प्रभावित कर सकती है। तो ये लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग होते हैं और व्यापारियों के लिए सुविधाएं जो होती हैं छोटी मोटी, ऐसी सुविधाएं पैदा करने के लिए, जनरेट करने के लिए रामकृपाल यादव जाने जाते हैं। और इसका ठीक उल्टा करने के लिए, मतलब अगर आप पटना के किस्सों की बात करें, किस्से कहानियों की बात करें, तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा का घर है उस गली के ठीक बाहर हुआ करता था टाटा का शोरूम, और लालू यादव की एक सुपुत्री की शादी में वहां से गाड़ियां उठा ली गई थी और वो जब घटना हुई थी उसके बाद से टाटा का शोरूम कभी पटना में दोबारा खुला ही, वो जो लूटपाट हुई थी। तो वो जंगल राज का दौर था, होता था ऐसा। और इस चीज को व्यापारियों ने बहुत अच्छी तरह याद रखा है कि अगर ये लोग आए सत्ता में तो क्या होगा, उसका उन्हें अच्छी तरह अनुमान। अभी हाल में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, पिछली सरकार जब राजद की मिलीजुली सरकार थी तो ऐसी कुछ घटनाएं पटना शहर में हुई थी जिसके लिए जंगल राज की वापसी जैसी बातें फिर से शुरू हो गई थी। तो इस वजह से पाटलिपुत्र सीट पर जो स्थिति है राजद की वो बहुत खराब है, बहुत बिगड़ी हुई है। इसके अलावा आंतरिक राजनीति भी वजह होती है, उस पर हम लोग आगे बात कर लेंगे। फिलहाल हम लोग वापस सारण सीट की तरफ चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल जिस पर आप विस्तार से बात करेंगे, ये सब कुछ है, पैराशूट कैंडिडेट हैं, आरजेडी की हालत खराब है वगैरह वगैरह, लेकिन बिहार में जाति की जो बात है वो बहुत मायने रखती है, ऐसा एक परसेप्शन है। और भले ओबीसी में कुछ सेंध भाजपा ने लगाई हो, दलितों में जेडीयू ने लगाई हो, लेकिन जो यादव वोट है वो अभी भी आरजेडी के साथ ही जाता है। तो देखिए ये जो सीटों पर क्या, देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि कास्ट का इक्वेशन बड़ा मायने रखता है, तो कास्ट के इक्वेशन के बारे में मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि कास्ट का इक्वेशन कहाँ नहीं मायने रखता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में टोकस और सैनी को हटा करके किसी और को खड़ा करके दिखाइए ना, अगर वहां मायने नहीं रखता है तो कर सकते हैं कोई ऐसा क्या? हरियाणा के चुनाव में जब खट्टर मुख्यमंत्री बने तो कैसे लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई जाट जो वोट बैंक था उसे नाराज कर दिया है, तो भाई वहां भी कास्ट इक्वेशन हरियाणा में भी फिर तो मायने रखता है। ऐसा ही आपको गौड़ा समुदाय का दिखेगा, जिस समुदाय से देवे गौड़ा आते हैं उस गौड़ा समुदाय के लोगों को नाराज करके आप दक्षिण भारत के कई राज्यों में चुनाव नहीं जीत सकते। जी, लेकिन अभी इन दोनों सीटों पर लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें बिहार में, तो ये जो यादव समुदाय को अपनी बकौती मान लेने वाली बात है, इसमें बहुत बड़ी सेंध पड़ गई है। इसमें सेंध जो पड़ गई है वो हम कह रहे होते हैं, ये क्यों कह रहे होते हैं, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा चंद्रशेखर यादव को। चंद्रशेखर यादव जो थे वो अभी हाल में बिहार के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे राजद की ओर से। जब राजद की सरकार आई थी बिहार में कुछ दिनों के लिए, तो वो कुछ दिनों के लिए शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने रामचरितमानस पे बड़े अनर्गल बयान दिए। अब होता क्या है कि जो यादव समुदाय के लोग होते हैं वो लोग रामचरितमानस, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रामचरितमानस का पाठ करने वाले कौन लोग होते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग आपको दिखेंगे वो यादव है। तो अब यादव समुदाय का कोई व्यक्ति जो ये देख रहा हो दिन भर घर में कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बूढ़े होने पे, या मेरी माताजी, दादी जी घर में उस किताब को पढ़ रही हैं और कोई नेताजी जो है उस किताब के बारे में जो मुंह में आए अंट शंट बके जा रहे हैं, और उससे आप अपेक्षा करेंगे कि चुनाव में वो आपको ही वोट दे दे, तो युवा वोटर जो है उसका मन बहुत ही खट्टा हो चुका है।
युवा वोटर यादवों में भी जो है वो राजद को वोट देगा, इसकी संभावना काफी घट गई है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है आरजेडी ने, चंद्रशेखर यादव अब कहीं आपको मंचों पर सार्वजनिक में नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये डैमेज जो था वो हो चुका है जी। और इसका ठीक उल्टा जो है वो आपको भाजपा के फायदे में दिख जाएगा। राम मंदिर बनने का फायदा जो हुआ है वो सीधे सीधे भाजपा को हुआ है। तो इस वजह से ये चीज दिक्कत जो क्रिएट करती है भाजपा के लिए फायदा और राजद के लिए समस्या, ये दिक्कत तो हुई है। कास्ट इक्वेशन का जहां तक सवाल है कि यादव वोटर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को वोट देता है, ये बहुत हद तक सही है। लेकिन ये बात जब होती है तो ये विधानसभा चुनावों की बात होती है, ये लोकसभा चुनावों की बात नहीं होती। विधानसभा चुनाव में कास्ट इक्वेशन को बीट करने के लिए, कास्ट इक्वेशन का सामना करने के लिए या जाति की राजनीति का सामना करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। और यहाँ पर जब आप विधानसभा के बदले लोकसभा चुनावों को देखते हैं तो आपको सामने खड़ा दिखता है मोदी, और राष्ट्रवाद के सामने जातिवाद जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो इस वजह से कई बार आप देखेंगे कि कई जगह जहां पे, जैसे कि अगर सारण सीट की हम लोग बात करें तो सारण सीट में ये बात एक घोषित तथ्य है कि करीब करीब 25% मतदाता जो हैं वो यादव हैं, 23% मतदाता वहां पर राजपूत समुदाय से, क्षत्रिय समुदायों से आते हैं, करीब करीब 20% वहां बनिया हैं और 10-11% के आसपास जो है वो मुस्लिम वोटर होंगे। तो अब इसका जब बंटवारा करते हैं तो आप देखिएगा कि आमतौर पर जो समाचारों में या विश्लेषक जो बंटवारा कर रहे होते हैं वो हिंदू समुदाय को तो यादव वोट 25% और राजपूत वोट 23% इस तरह करके बांटते हैं, बनिया वोट 20% कह देंगे, लेकिन मुस्लिम वोट को वो बांट नहीं रहे होते, वो एकजुट मतदान करेगा, ऐसा एक मिथक उन्होंने गढ़ दिया है। तो यहाँ अभी आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी आप देखेंगे कि सीधे सीधे जो राजपूत मतदाता है या जिसको क्षत्रिय मतदाता कहते हैं 23% के लगभग, वो तो राजीव प्रसाद रूडी के समर्थन में जाएगा ही। जो यादव मतदाता 25% के आसपास बताया जा रहा है, उसमें से करीब 10% जो युवा वोट हैं वो 10% खिसक करके आपको राजीव प्रसाद रूडी के पाले में जाते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये कहा जाए कि इस बार दोनों सीटों पर मामला फंसा हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने विस्तार से हमारे साथ बात की। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.